हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका विश्वास बैच में। और दोस्तों, आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं, वो भी वन शॉट में। यानी एक छोटी सी वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर की कवरेज मिल जाएगी विद धाकड़ लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। यानी अगर आप एक सीरियस लेवल के स्टूडेंट हो और सच में आप मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो आपके लिए जितनी भी विश्वास बैच की वीडियोस हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सुप्रीम लेवल का कंटेंट के साथ प्रोवाइड की गई है। ऐसा ही इस वीडियो के अंदर आप 4 से 6 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। ये तो एवरेज बेसिस पे है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारा कंटेंट आपको उस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। एनवायरमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस, कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जब भी आप ये टॉपिक्स देखोगे ना तो आपको फील आएगी, अरे यार ये तो इन्वायरमेंटल साइंस में थोड़े से टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं, अरे यार ये टॉपिक्स तो 9वीं और 10वीं में भी हमने शायद पढ़े हुए हैं। अरे नाम लग रहे हैं आपको ऐसे, और सच में कुछ टॉपिक आपने पढ़े भी हैं पहले, लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। जो डिफरेंट है ना, उसके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि शुरुआत बहुत लप्पू से टॉपिक से की हुई है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। अब यार 12वीं क्लास में आके कोई तुमसे पूछे इन्वायरमेंट क्या होता है, तो या तो पूछने वाले को शर्म आनी चाहिए, और जो ना बताए फिर उस बंदे को शर्म आनी चाहिए। इन्वायरमेंट तो बहुत शुरू से 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत बेसिक से क्लियर करूंगा ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपका पूरा चैप्टर ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर लास्ट में आप कॉमेंट सेक्शन में बताए ना मजा आया या नहीं आया। दोस्तों, नंबर 1, एनवायरमेंट क्या होता है। पहली बात तो एनवायरमेंट से रिलेटेड बात करूंगा। देखो जी, जो भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो मर्जी है, चाहे वो चीजें जिंदा हैं चाहे वो चीजें मरी हुई हैं। जिंदा से मतलब अपने दोस्त, अपने भाई, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर्स, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु जानवर सब जिंदा हैं। और मरी हुई चीजों से मतलब है हमारा फर्नीचर, हमारा बेड, हमारा पंखा, हमारी कुर्सी, हमारा मोबाइल फोन, हमारा कैमरा, हमारी घड़ी, ये दीवारें। जो चीजें जिंदा होती हैं उसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं जी? लिविंग थिंग्स। अब बोलोगे तुम, यार सर क्या बच्चों वाली बातें बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जो लिविंग थिंग्स होती है इसको बायोटिक एलिमेंट्स बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में। और जो चीजें निर्जीव होती हैं यानी मरी हुई होती हैं, यानी सांस नहीं लेती, एसी, मोबाइल फोन, आपकी बाइक, आपकी स्कूटी, आपकी कार, आपकी दीवार, समझे, वो सब चीजें नॉन लिविंग होती हैं जी। इसको साइंस में बोलते हैं एबायोटिक। एबायोटिक या अबायोटिक, जैसे मर्जी बोल लो। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बायोटिक भी है और बहुत सारी चीजें एबायोटिक भी है। बस इन सब का सम टोटल एनवायरमेंट कहलाता है। कितनी प्यारी सी मलाई मक्खन वाली डेफिनेशन लिखी है एनवायरमेंट की। इट रेफर्स टू द टोटल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक एलिमेंट, जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी एबायोटिक एलिमेंट्स सराउंडिंग अस। सराउंडिंग का मतलब हमारे आसपास। दैट्स इट। आप डेफिनेशन के बीच में ऐसे और ऐसे ब्रैकेट वाला आइटम नहीं भी लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई माइका लाल नहीं जो डेफिनेशन में आपके नंबर काट ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बाबू एनवायरमेंट के फंक्शंस क्या हैं, क्या काम है एनवायरमेंट का, या फिर ये जो आसपास की चीजें हैं इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। आपको मुद्दे की बात बताता हूं। पहली बात, अगर आप इस चैप्टर को इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूं, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आप एक प्रोडक्शन यूनिट के मालिक हो, यानी एक फैक्ट्री के मालिक हो जो कोई ना कोई कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। तो दोस्तों, आपको वो रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज चाहिए, तो कहां से लाओगे आप? इन्वायरमेंट से मिलते हैं रिसोर्सेस। आपको लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए, जमीन के नीचे से चाहे आपको क्रूड ऑयल चाहिए जिससे पेट्रोल डीजल बनेगा, कोयला चाहिए, है ना, खेती करके फूड ग्रेन्स चाहिए। आप ब्रेड बना रहे हो तो फूड ग्रेन्स चाहिए आपको, गेहूं चावल वगैरह कुछ ना कुछ। अगर आप बिजली बना रहे हो तो कोयला चाहिए, पानी चाहिए। ये कहां से मिल रहा है? ये इन्वायरमेंट से मिल रहा है। ये नहीं भी चाहिए तो किसी की हेल्प तो चाहिए। हेल्प कौन करता है? फैमिली वाला या फ्रेंड? वो भी तो एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट से हमें रिसोर्सेस मिलते हैं। मुद्दे की बात यह है। तो एनवायरमेंट प्रोवाइड इनपुट्स या फिर रिसोर्सेस, या एनवायरमेंट सप्लाई रिसोर्सेस, आप कुछ भी बोल सकते हो।
दूसरा, इन्वायरमेंट की वजह से हमारी लाइफ बची हुई है, हम जिंदा हैं, तो इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को सस्टेन रखता है। सस्टेन का मतलब मेंटेन रखता है। हम जिंदा इन्वायरमेंट की वजह से। सांस कहां से आती है? ये ऑक्सीजन, एयर इन्वायरमेंट से तो आ रही है, आसपास से, राइट? ओके रिपोर्ट, चलो जी, बहुत बढ़िया। इन्वायरमेंट की वजह से ओए होए सुंदरता दिखाई देती है इन्वायरमेंट में। कभी कभी दिखते हैं ना नज़ारे, ओ बेटे की जान, देख के मजा आ गया। क्या बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कोई हिल स्टेशन की, बर्फीले पहाड़ों की, गोवा की, कोडई कनाल की, ऊटी की, मुनार की, कश्मीर की, चिनार की। बात कर रहा हूं मैं दार्जिलिंग की, दिल्ली की, मुंबई की। क्या नजारे हैं ये सब, इन्वायरमेंट तो है। किसी और देश की बात भी कर लो, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। तो इन्वायरमेंट गिव्स अस ब्यूटी सर्विसेज, सुंदरता की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ब्यूटी को बोलते हैं दोस्तों एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक की स्पेलिंग अभी बताऊंगा, मैंने प्रॉपर आपके लिए लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना आप। चलो जी, अगली बात करता हूं आपसे मैं। अब तुम बोलोगे सर ये इन्वायरमेंट के फंक्शंस करा रहे हो, इसकी हेडिंग तो दो। तब देता हूं दोस्तों। बस एक बात, जैसे हमारे घर वाले हमारे दुख को पीने की कोशिश करते हैं ना, समा लेते हैं। यार बच्चा गलती पे गलती करा जा रहा है, माँ बाप सहन कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब पापा देते हैं धे चाटे, अब सहन नहीं हो रहा बेटे, बहुत गलतियां हो गई तेरी। ऐसे ही इन्वायरमेंट के साथ है। जो हम कूड़ा कचरा फैलाते हैं ना इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट उस कूड़े कचरे को यानी उस वेस्ट को अपने अंदर समा लेता है। यानी समाने को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो इन्वायरमेंट हमारे वेस्ट को एसिमिलेट कर लेता है, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। तो ठीक है, लिमिट की बात तो बाद में करेंगे। लिमिट से बाहर अगर हमने कूड़ा कचरा फैलाया तो इन्वायरमेंट उसको अपने अंदर नहीं समा पाएगा। इन्वायरमेंट साफ मना करता है, अगर आप प्लास्टिक फेंकोगे तो हम नहीं समाएंगे उसको। आप कूड़ा कचरा फेंकते हो, धरती उसको अपने अंदर समा लेती है। प्लास्टिक फेंकोगे तो नहीं समाएगी। तो ठीक है, फिर भी इन्वायरमेंट का एक फंक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारे कूड़े कचरे को अपने अंदर समा लेता है। तो फंक्शंस की बात करेंगे तो 4 फंक्शंस इन्वायरमेंट के आपको ध्यान रखने हैं। इसको ही बोलते हैं फंक्शंस या सिग्निफिकेंस। येलो कलर से मार्क करूंगा दोस्तों। पहला, इन्वायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, यानी इन्वायरमेंट सप्लाई करता है रिसोर्सेज या फिर इनपुट्स। तुम प्रोडक्शन करोगे फैक्ट्री में तो जो भी रिसोर्स आ रहे हैं इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट, जो हमारा फैलाया हुआ कचरा है, जो भी गुड़ गोबर रायता फैलाया है, वो सारा इन्वायरमेंट ने अपने अंदर सोख लिया। इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, हमारी लाइफ को मेंटेन रखता है बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल थिंग्स लाइक ऑक्सीजन, इंसान को प्रोवाइड करता है। और इन्वायरमेंट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब होता है बाबू ब्यूटी वाली सर्विसेज, जैसे मस्त मोला सीनरी, शिमला, मनाली, लद्दाख। है, सोचते हो ना कितनी सुंदर जगह है, जाकर भी देखो, फिर सोचते हो तो सोचने से क्या होगा। खैर, दीज आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये तुमने छोटी मोटी बात 8वीं 9वीं 10वीं में शायद पढ़ ली हो, अब थोड़ा अलग है। देखो जी, हम खाना खाते हैं, आप खुद अज्यूम करके देखो कि आप एक बार में कितने पराठे खा पाओगे, मम्मी जो बना रही है। कोई बच्चा सोचेगा 4 पराठे खा लूंगा मैं, कोई 6, कोई 5, 8-10 वाले भी होंगे तो। यानी हर बंदे की लिमिट है कि वो कितना खाना खा सकता है। तो मैंने बताया हमारे इन्वायरमेंट की भी लिमिट है कि वो कितना कचरा अपने अंदर समा सकता है ना। जो इन्वायरमेंट की हमारा कूड़ा एब्जॉर्ब करने की लिमिट होती है ना, कूड़े को एब्जॉर्ब यानी समाता है ना अपने अंदर, उसकी जो लिमिट होती है उस लिमिट को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। जो कूड़ा कचरा है, जो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बड़े प्यार से, ये धरती माता ने हमारा बोझ उठा रखा है, ठीक है, हम ही कर रहे हैं कचरा। तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी की डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब ऐसी चीजें जो हमने डिग्रेड कर दी हैं, खराब कर दी हैं, उसका मतलब वेस्ट ही है ना, यही मान के चलो। और इट इज ऑल्सो नोन एज एसिमिलेशन कैपेसिटी। ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का दूसरा नाम है, ठीक है जी। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी की जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, बाबू बताओ कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट है, इतनी बड़ी क्लास में आके पढ़ रहे हो तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कैरिंग कैपेसिटी की कोई सीधी डेफिनेशन नहीं है, एनसीईआरटी उठा के देख लेना। जब भी पूछे कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है तो बोलना कैरिंग कैपेसिटी का मतलब 2 कंडीशंस के सेटिस्फाई होने से है। 2 कंडीशन लिखना, कहानी खत्म।
वो कंडीशन कौन सी है? कंडीशन नंबर 1 सुनो मेरी बात। अब आपको इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा, कैरिंग कैपेसिटी बाद में आएंगे, पहले सुनो बाबू। देखो ये मान लो जमीन है, जमीन के नीचे आपको रिसोर्स मिलते हैं, कोयला भी मिलता है, क्रूड ऑयल भी मिलता है, हीरा भी जमीन के नीचे मिलता है, रिसोर्सेस जमीन के नीचे मिलते हैं। और दोस्तों रिसोर्स के बनने को, यानी रिसोर्स जो बन रहे हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेकिंग ऑफ रिसोर्सेस, कुकिंग ऑफ रिसोर्सेस नहीं, रिसोर्स के बनने को बोलते हैं हम रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेस, जमीन के नीचे रिसोर्सेस बन रहे हैं, काफी समय से बन रहे हैं, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड चल रहा है, हम फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसोर्सेस उससे पहले ही बन रहे हैं। जब हम फैक्ट्रीज भी नहीं चलाते थे, बाबा आजम के ज़माने की बात कर लो, बहुत पुराने ज़माने की बात कर लो, महाभारत की बात कर लो, क्या फैक्ट्रीज थी वहाँ पर? नहीं थी, लेकिन रिसोर्सेस थे, है ना। अब हम इस रिसोर्सेस को ज़मीन से निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेस को जब ज़मीन से निकालते हैं ना, तो ज़मीन से निकालने को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ध्यान रखना, एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब जमीन से हम रिसोर्स निकाल रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, मान लो जमीन के अंदर डेली 10 किलो रिसोर्स बन रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो हमें कितने निकालने चाहिए? 10 किलो या 10 किलो से ज्यादा? अब हमें निकालने चाहिए 10 किलो से कम रिसोर्सेस। जितने रिसोर्स रीजनरेट हो रहे हैं उससे कम हमें एक्सट्रैक्ट करने चाहिए, ताकि रिसोर्सेस अंदर बचे रहें। अगर हम एक्सट्रैक्शन ज्यादा करेंगे और रीजनरेशन कम होगी, तो नीचे ये रिसोर्स जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इस बात को समझना। तो मैं पढ़ा रहा था आपको कैरिंग कैपेसिटी का मतलब। दोस्तों कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है दो कंडीशन के सेटिस्फाई होने से। तो लिखा है कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज टू थिंग्स, दो चीजों को कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। पहली चीज वही है जो मैं बता रहा था, रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन की जो रेट है यानी स्पीड है वो कम होनी चाहिए। किससे? रिसोर्स के रीजनरेट होने की स्पीड से। तो लिखा है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। इजी लाइन है, ठीक है। रेट का मतलब आप स्पीड मान के चलो, यहां पर कोई इंटरेस्ट रेट ब्याज बट्टे की बात नहीं हो रही है ना, लैंग्वेज अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दूसरी कंडीशन बता देता हूं। दूसरी कंडीशन है कि हमें लिमिट में कूड़ा कचरा फैलाना चाहिए, यानी जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी इन द लिमिट। और लिमिट कौन सी? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, जितनी धरती माता की कूड़ा समाने की लिमिट है उससे कम ही हमें कूड़ा फैलाना चाहिए, नहीं तो फिर वो कूड़ा तुम्हें बताइए नुकसान भी देगा और दिखाई भी देगा। तो दूसरी कंडीशन, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बोल लो, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बोल लो, एसिमिलेटिंग कैपेसिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, इस लिमिट के अंदर कूड़ा कचरा फैलाना चाहिए। तो जब भी डेफिनेशन आएगी कैरिंग कैपेसिटी की, 2 लाइनें लिख देना, ऐसे हो जाएगी। अब तीसरा एक नीचे नोट लिखा है। अगर दोस्तों वैसे तो एक जनरल सलाह है ये दोनों कंडीशन कैसे लगता है ना कि कोई शिक्षा दे रहा हो अच्छी चीजों की, तो ये अच्छी चीजें ये तो फॉलो करनी चाहिए। अगर हमने ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं की ना, तो इन्वायरमेंट आ जाएगा प्रॉब्लम में, और इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को बोलते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो लिखा है नीचे, इफ दीज टू कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं की गई, देन एन एनवायरमेंटल क्राइसिस ऑकर्स। तो आएगा एक एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी एनवायरमेंट में होगी प्रॉब्लम। और दोस्तों जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो बहुत सारी है, लेकिन आपको पढ़नी है सिर्फ 4 अपने कोर्स के हिसाब से, ठीक है जी। पहली प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग, दूसरी पढ़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। तुम सोच रहे हो 10वीं वाले टॉपिक्स हैं, नहीं, उससे कुछ हटके है। फिर पढ़ेंगे पोल्यूशन, और फिर पढ़ेंगे हम लैंड डिग्रेडेशन। ये 4 आइटम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर में हमारा एनवायरमेंट वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आएंगे। दोस्तों नंबर 1 बात करूं ग्लोबल वार्मिंग की। क्या लगता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ये धरती है आग बबूला हो रही है, यानी धरती पे गर्मी का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग होता है। गर्मी के बढ़ने का संकेत क्या होता है? जब
ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता रहता है ना, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो डॉक्टर बोलता है फीवर हो गया, बुखार हो गया, भाई गर्म हो रहे हो, है ना। तो ओवरऑल क्लाइमेट में जब अर्थ का टेम्परेचर, जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण इंक्लूडिंग समुद्र, अर्थ का समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप सिर्फ इतना लिख देना पेपर में कि अर्थ का टेम्परेचर एवरेज लेवल पे बढ़ता रहे तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। भाषा आसान हो गई, टीचर नंबर नहीं काटेगा, लेकिन एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन को ढूंढ रहे हो तो वो यहां लिखी है, लिखा है ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, तो ग्रेजुअल इंक्रीज मतलब धीरे धीरे इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। आप इतना भी लिख के आ जाओगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। धीरे धीरे धरती का आग बबूला होना। अब धरती आग बबूला कैसे होती है, गर्मी कैसे आती है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो। अगर 10वीं में नहीं बैठा था तो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से आज बैठ जाएगा, फिर मत कहना लव सर साइंस भी अच्छी पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके रिपोर्टर, देखो जी, मान लो जी येलो कलर से बनाएंगे हम अपने सूर्य को, दिस इज आवर सन देवता, मतलब सूरज है मान लो, और ये मान लो धरती है, जमीन है। अब यहां पर क्या होता है ना, सूरज की किरणें आती हैं जमीन पे, टप्पा खा के ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। सूरज की किरणें आती हैं जमीन पे, टप्पा खा के ऊपर चली जाती है, वापस टप्पा खा के वापस चली जाती है। तो तुमने देखा होगा सूरज की किरणें जब जमीन पर आती हैं तो इस किरणों की वजह से गर्मी होती है, सूरज की किरणें गर्म होती हैं, है ना, सूरज की गर्मी उससे ही आती है, और धरती गर्म होती है। फिर धीरे धीरे शाम को देखते हो ना कि धरती ठंडी होती जा रही है, यानी वो किरणें चली गई ऊपर, धरती ठंडी हो जाएगी। रात में तो ठंडी हो जाती है गर्मियों के मौसम में, है ना। तो ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हवा में ही अपनी एक लेयर क्रिएट कर लेती हैं, हवा में ही अपनी एक लेयर क्रिएट कर ली गैस ने, मतलब गैस हवा में ही जम गई हैं। वो क्या करती हैं, सूरज की किरणों को जैसे जमीन पे टप्पा खाई तो ऊपर नहीं जान देती, यहीं रोक लेती हैं। सूरज की किरणें नीचे से यहीं रुक जाएंगी, सूरज की किरणें आएंगी और यहीं रुक जाएंगी, इस एटमॉस्फेयर को पार नहीं करेंगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो सूरज की गर्मी है वो जमीन पे और एटमॉस्फेयर में बनी रहेगी, किरणें बाहर नहीं जा पाएंगी तो गर्मी बनी रहेगी। अब जो ये गर्मी बनी रही है ये पूरे एटमॉस्फेयर वातावरण को धीरे धीरे गर्म करेगी। दोस्तों इसको ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसकी वजह से हुई, मेनली इन सभी गैसेस की वजह से। और जो ये गैसेस होती है दोस्तों, जो ये लेयर बनाती है, इन गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की खास प्रॉपर्टी होती है कि ये हवा में जम जाती है, एक लेयर क्रिएट कर लेती हैं जो गर्मी पैदा कर देती है, सूरज की किरणों को अपने से पार नहीं होने देती। फिर गर्मी होगी होगी यार, होगी ना। चलो जी, ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल दो। सबसे बड़ा एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस का है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर और भी एग्जांपल है, निट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। वो एग्जांपल भी एक आधा तुमसे पूछा जा सकता है। खैर ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन ग्रीन हाउस गैस हो गया, और भी पढ़ेंगे। इसका नुकसान क्या है, जब गर्मी बढ़ती है ना, सबसे बड़ा नुकसान है कि गर्मियों वाली बीमारियां हो सकती हैं लोगों को। गर्मियों वाली बीमारियों को बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीज। ट्रॉपिकल मतलब गर्मी का मौसम। वो प्रियंका चोपड़ा का गाना था ना, आई एम फीलिंग सो एग्जॉटिक हॉटर देन द ट्रॉपिक, मेरे को सिंगिंग नहीं आती, फीलिंग लाइक एग्जॉटिक हॉटर देन द ट्रॉपिक, मेरे को वहां से पता लगा था। हाँ ट्रॉपिक तो मतलब वैसे वैसा होता है गर्मी वाला, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब गर्मी की बीमारियों के नाम बताओ, चिकनगुनिया, डेंगी, हम डेंगू डेंगू बोलते हैं ना, अंग्रेज लोग उसको डेंगी बोलते हैं, या जो अच्छी इंग्लिश सीख जाते हैं वो डेंगी बोलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। मलेरिया भी फैल सकता है, कोलेरा भी फैल सकता है, येलो फीवर भी फैल सकता है। ये बीमारियां गर्मी के कारण हो सकती हैं। गरम गरम हवा चलती है ना, उसको बोलते हैं लू। गरम गरम हवा गर्मियों में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, लू तेजी से चलने लगेगी। और वो स्पीसीज जो ठंड में ही सर्वाइव करती है, जैसे कि सफेद भालू, पोलर बियर बोलते हैं, वो सर्दियों में ही सर्वाइव करता है, वो बेचारा विलुप्त हो सकता है। पिंगुइन होते हैं ना, कोई इसको पेंगुइन भी बोलता है, वो देखे होंगे काले से ऐसे पर से होते हैं, चलते रहते हैं, वो विलुप्त हो सकते हैं, मर सकते हैं हमेशा के लिए, गर्मी सहन नहीं कर पाते। समुद्र के अंदर में व्हेल मछली को नुकसान होता है गर्मी से, तो ध्यान रखो भैया, कितना बड़ा
इसका नुकसान है। एक बड़ी बात सुनो अब तुम, जब गर्मी होगी तो बर्फ के जो पहाड़ होंगे, ग्लेशियर्स, वो बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे। बर्फ के जब पहाड़ पिघलते हैं तो पहाड़ों से जो पानी आता है वो नदी में जाता है, नदी में पानी ज्यादा आ जाएगा, तो नदी कहां जाती है? समुद्र में, तो समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। और दोस्तों देखो, ये पहाड़ है, मान लो यहां से कोई नदी निकल रही है, ये समुद्र में गई, तो नदी का पानी समुद्र में आया, समुद्र का इलाका बड़ा हो गया। समुद्र के आसपास के इलाके को बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो समुद्र का लेवल बढ़ने से कोस्टल एरिया में बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकती है। गर्मी के कारण पहाड़ पिघले, नदी में पानी ज्यादा, समुद्र में पानी ज्यादा, समुद्र के पास बाढ़ आ जाएगी। और तो और देखो, काफी सारी जगह पर सूखा भी आ सकता है, यानी जहां पर नदी वगैरह नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बहुत बार आया भी है। सूखा को बोलते हैं ड्राउट, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मतलब वहाँ ज़मीनें सूख जाती हैं, गर्मी में सूख भी जाती है ज़मीनें, है ना, सूरज सोख लेता है, गर्मी सोखती है पानी को, है ना। तो देखो, कहीं बाढ़ और कहीं सूखा, ये नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग के। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। अभी तो मैंने ओवरऑल बताया था आपको। ये आएगा कोजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कोज है इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, निट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। ओजोन भी एक गैस का नाम है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप कोयला और पेट्रोल जलाओगे तो कोयला पेट्रोल जलाने से भी कार्बन आता है। कोयला जलाने से जो धुआं उड़ता है वो कार्बन होता है। पेट्रोल जबरदस्ती स्कूटियां ढूं 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 घुमाओगे तो फालतू में तुम कार्बन जनरेट कर रहे हो इन्वायरमेंट में। एनिमल का जो वेस्ट होता है, उसमें एनिमल का जो फार्ट है, पाद, फुस्सी मारते हैं ना एनिमल, वो उसमें मीथेन गैस होती है, ठीक है, वो भी नुकसान पहुंचाती है। तो एनिमल को ओवर ग्रेज नहीं कराना चाहिए, मतलब ज्यादा लिमिट में खिलाओ, जितना खा सकते हैं उनकी कैपेसिटी के अंदर अंदर खिलाओ। ओवर ग्रेज का मतलब ज्यादा चराई मत कराओ, ज्यादा चराई कराओगे तो उनका पेट खराब होगा, फिर उसका भी इन्वायरमेंट में नुकसान होता है। फिर डिफोरेस्टेशन भी एक कारण है। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, धड़ 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 पेड़ काटते रहो। देखो, ग्रीन हाउस में सबसे बड़ी, मतलब ग्रीन हाउस में सबसे बड़ी गैस का एग्जांपल क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? कौन लेता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ अपने अंदर इनहेल करते हैं। अब तुम पेड़ ही काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जम जाएंगी इन्वायरमेंट में। कैसे जम जाएंगी? अजय, ऐसे जम जाएंगी ग्रीन हाउस गैस बन के, फिर गर्मी आ जाएगी इन्वायरमेंट में, है ना। तो डिफोरेस्टेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। आप बोलोगे सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे हमें जो आप लिख के दे रहे हो? बाबू, PW की मोबाइल ऐप पे विश्वास बैच सर्च मारोगे, आपको वहां पर ये टीचर्स नोट्स की फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या होता है ये बता दो जी। ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट तुम्हारा ये रहा कि इसका ये नुकसान है। क्या नुकसान है? आइस मेल्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो इसकी वजह से समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है। पूरी स्टोरी मैंने बता दी थी। पहाड़ में से पानी पिघलता है, नदी बड़ी होती है, नदी का पानी समुद्र में, समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, उस वजह से कोस्टल एरिया के अंदर फ्लड्स आ सकती है। ओके, गर्म हवाएं यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, और ट्रॉपिकल डिसीज जैसे कि मलेरिया, कोलेरा, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया ये बढ़ रही हैं। और कुछ स्पीसीज जैसे कि पोलर बियर, वेल, ये डेंजर में है, यानी इनकी लाइफ विलुप्त हो सकती है, एक्सटेंक्ट हो सकती है हमेशा के लिए, फॉरएवर। नुकसान भी है बाबू। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपको पढ़नी थी, पहली ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओके है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे दोस्तों ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ाने के लिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो जी, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर एक ओजोन नाम की गैस ने परत बना रखी है, उस परत को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन एक गैस होती है, उसने बना रखी है परत। इस ओजोन लेयर का फायदा क्या है? मान लो ये सन है, सूरज से हमारे पृथ्वी के अंदर रेडिएशन जाती है। रेडिएशन मतलब रेज, रेज और रेडिएशन एक ही बात है, किरणें जाती हैं, ठीक है। तो सूरज की किरणों के अंदर एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर रे भी होती है। अब दोस्तों जो ये ओजोन लेयर है ना, ये अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी के अंदर जाने से रोकती है। तो ओजोन लेयर ने एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी है हमारी अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है उसको छोड़ो, ये मान लो अर्थ के ऊपर ये एक लेयर बना दी है, ठीक है। एनवायरमेंट में बहुत सारी लेयर होती है, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर
और भी एक्सेट्रा, लेकिन साइंस के अंदर पढ़नी होती है वो तो। इको में ध्यान रखो, अर्थ के ऊपर लेयर बना रखी है, उसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर का फायदा क्या है, वो सूरज के अंदर से यूवी रेज को एंटर करने से रोकता है। अगर यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज एंटर हो गई अर्थ पे तो क्या होगा नुकसान, बाबू अर्थ पे आई, किसी की स्किन पे टच हो गई तो उसकी स्किन को स्किन कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। ये नुकसान होता है अल्ट्रा वायलेट रेज का। अब ओजोन लेयर में हो गया है छेद, तो इस छेद को बोलते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीट का मतलब होता है खात्मा, है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लगी है, ओजोन लेयर में छेद हो गया, तो अब यूवी रेज भी पृथ्वी में आने लगी हैं और लोगों को अब स्किन कैंसर ज्यादा होने लगे हैं, है ना, बिल्कुल होने लगे हैं। तो दोस्तों ये हुआ क्यों, इसका कारण 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना, वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब पता लगाते हैं। देखो जी, एक रीजन होता है इसका क्लोरीन, क्लोरीन इसको क्लोराइन भी बोलते हैं। एक रीजन होता है इसका ब्रोमीन, इसको ब्रोमाइन भी बोलते हैं। देखो क्लोरीन के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ब्रोमीन के अंदर भी एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ब्लूरोफ्लोरोकार्बन, BFC। ये नहीं पढ़ा होगा 10वीं में। एक और होता है दोस्तों हेलोकार्बन। ये सब किस में मिलते हैं, जो हम फुसफुस यूज करते हैं ना, सेंट लगाते हैं, वो DO। जो हम लाल सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो हम AC में फ्रिज के अंदर गैस रखते हैं, इन सब चीजों के अंदर होते हैं ये, ठीक है। तो ये तीनों की वजह से ओजोन लेयर में छेद हो जाता है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर का रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर क्या होती है, इसका मतलब ओजोन लेयर एक ऑक्सीजन ओजोन की लेयर है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन लेयर का रिडक्शन होना ओजोन लेयर डिप्लीशन है। ये किस वजह से होती है, ये 3 रीजन है। इसका नुकसान क्या है, स्किन कैंसर हो सकता है। देखो जी स्टेप बाय स्टेप जो आपके कोर्स के हिसाब से, पोल्यूशन दिखा दिया, ये तो पोल्यूशन पे बाद में आएंगे, ओजोन लेयर में पहले आते हैं। ये राजी क्या लिखा है ओजोन लेयर के बारे में, इट रेफर्स, पेन का कलर चेंज करेंगे, रेफर्स टू द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन। ओजोन का अमाउंट कम होना इन द स्ट्रेटोस्फेयर या फिर अर्थ लेयर लिख दो आप, नंबर नहीं कटेंगे। इसका रीजन क्या होता है, कॉज हाई लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आप CFC लिख दो, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ब्लूरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें यूज होते हैं, AC में और फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, और ब्लूरोफ्लोरोकार्बन फायर एक्सटिंग्विशर में। इसके अलावा एक और होता है दोस्तों हेलोकार्बन, अगर थोड़ी नॉलेज बढ़ानी है तो ये भी काम की चीज है। ये रीजन होते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। इससे नुकसान क्या होता है, यूवी रेडिएशन आती है अर्थ के अंदर, जिससे लोगों को स्किन कैंसर जैसी डिसीज हो सकती है। इतना ही ओजोन लेयर पढ़ना है आपने, ओजोन लेयर डिप्लीशन। 2 प्रॉब्लम हो गई, तीसरी प्रॉब्लम आपको पोल्यूशन की पढ़नी है, ठीक है, धीरे धीरे आओ। देखो जी आपको पता ही है, अगर आप 12वीं क्लास में हो तो पोल्यूशन 4 तरीके का होता है, एयर, वाटर, नॉइस और लैंड। नॉइस पोल्यूशन को साउंड पोल्यूशन भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। अब इसमें एक बात बताता हूं, इन दोनों का जिक्र यहां पर नहीं कर रखा। नॉइस पोल्यूशन आप जानते हो ना, जब बहुत तेज तेज कोई आवाज कर रहा होता है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो गली के अंदर DJ बज रहा होता है रात को, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। सड़क पे ट्रैफिक पे धो 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 हॉर्न बज रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन है। लैंड पोल्यूशन मतलब जमीन में फर्टिलिटी खत्म हो रही है, जमीन की क्वालिटी खराब कर रहे हैं, है ना, वो। इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है दोस्तों। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, इन पे ध्यान देना है आपके कोर्स के हिसाब से। मुद्दे की बात बताता हूं आपको, जरा गौर से सुनना। आजकल अखबार में नहीं आ रहा या न्यूज में नहीं आ रहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में चर्चा होती है। अरे आजकल हवा खराब है, हवा के अंदर ज्यादा पोल्यूशन है ना, ये चीजें बहुत चर्चा में है। एक्चुअली एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको जो पढ़ना है, आपसे नहीं पूछेगा एयर पोल्यूशन क्या होता है, अरे छोटे बच्चे हो क्या, ये नहीं पूछेगा आपसे। देखो इन दोनों पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1974 में हमारे प्यारे देश भारत में एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश किया गया, CPCB। फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यह स्टैब्लिश किया गया। इसका काम क्या था, इसका काम था एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पे लगाम लगाना। जैसे ये स्टैब्लिश हुआ, इसने ये पता लगाया कि 17 कैटेगरीज
ऑफ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं। बस इतना पढ़ना है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है यहां से? क्वेश्चन नंबर 1, सीपीसीबी कब स्टैब्लिश हुआ? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन कौन से पोल्यूशन पे लगाम लगाता है? तो सिर्फ 2, एयर और वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, जब ये स्टैब्लिश हुआ तो इसने कितनी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज को एज अ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बताया? 17। 3 पॉइंट बन गए। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या एक नंबर के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू, और कुछ नहीं बनेगा यहां से। ऐसे ही जैसे सीपीसीबी बनाया गया था, मैं आपको बताना भूल गया था पहले, ओजोन लेयर से रिलेटेड बात बताता हूं दोस्तों। ओजोन लेयर की डिप्लीशन को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 1987 में मीटिंग की। कब? 1987 में। यह मीटिंग हुई मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में। यहां पर इन सब ने एक रूल बनाया। उस रूल को यूनाइटेड नेशंस की सारी कंट्री फॉलो करेंगी तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन को रोका जा सकता है। धीरे धीरे आज देखा भी जा रहा है कि वो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हुई थी ना, वो परत वो भरने लगी है धीरे धीरे, वो छेद कम होने लगा है। तो यहां पर जो रूल बनाया गया उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहां पर बहुत सारी चीजों पर बैन लगाया गया अलग अलग देश के अंदर। अब इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत सारी कंट्रीज बैठी थी। अब हर साल इसकी मीटिंग होती थी, चेक करते थे हाँ भाई क्या क्या फायदे नुकसान या फिर क्या क्या अप्रेजल रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, लोगों ने इसको फॉलो किया या नहीं किया। तो 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मीटिंग थी लंदन में। तो लंदन में जब मीटिंग थी तब इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब ज्वाइन किया? 1992 में, लंदन मीटिंग में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो जी, चौथे नंबर की प्रॉब्लम आपको पढ़ाऊंगा, लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेड का मतलब ग्रेड कम होना, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड की ग्रेड कम होना। मतलब यार लैंड की जो हेल्थ है ना वो धीरे धीरे खराब होगी, तो दिस इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की हेल्थ कैसे खराब होती है भाई? जमीन का उपजाऊपन यानी फर्टिलिटी लेवल खत्म कर दो तो लैंड की हेल्थ खराब हो जाती है। तो ये बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खराब होती है। वो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी है मैं बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? इट रेफर्स, ओहो कलर चेंज करेंगे, टू अ फॉल इन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ लैंड। लैंड की ओवरऑल हेल्थ का कम होना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। इंक्लूडिंग मतलब क्या क्या आता है लैंड की हेल्थ में? लैंड की हेल्थ में लैंड की क्वालिटी, लैंड में जमीन में जो मिट्टी है उसको सॉइल बोलते हैं, और जमीन का वाटर लेवल, ये सब आता है। ये खराब क्यों होता है? कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसानों की गतिविधियों के कारण लैंड की हेल्थ खराब होती है। अब कौन कौन सी गतिविधि है? गतिविधि सुनते रहो। देखो जी, काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं? एनकरोचमेंट कर रहे हैं। एनकरोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, यानी जो जंगल का एरिया है, जो हरा भरा एरिया है, वहां पर घर बना रहे हैं। दिस इज नॉट गुड थिंग। ठीक है, घर बना रहे हैं तो लैंड की क्वालिटी वहां पर खराब हो रही है। जहां पर उपजाऊ होनी चाहिए, कृषि होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए, वहां पर वो सीमेंट डाल देते हैं और घर बना लेते हैं। गलत है ना? गलत है। और बताता हूं, और बड़े नुकसान की बात है कि लोग लैंड की क्वालिटी को खराब और बहुत सारे तरीकों से कर रहे हैं। मेन मुद्दा समझना, देखो साइंस वाला तरीका बताऊंगा। एक हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होता है, मतलब जब कोई फसल बड़ी होती है ना जमीन से, तो वो जमीन के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके बड़ी होती है। जैसे हम खाना खा के बड़े होते हैं, तो कोई भी जमीन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हमारे खाने में होता है ना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में होते हैं। ऐसे जमीन के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसल को बड़ा करते हैं। जब फसल बड़ी हुई है तो उसने जमीन के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया है ना। तो जब एक फसल न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर चुकी है तो उसके बाद हम दूसरी फसल उगाते हैं। तो ऐसी फसल उगानी चाहिए जो कम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करे, है ना। और काफी सारी फसलें ऐसी होती हैं जैसे कि इंडिगो, जूट, कॉटन, ये जमीन की फर्टिलिटी को खराब करती हैं। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी इन चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो एक फार्मर का क्रॉपिंग पैटर्न एक साइंटिफिक वे में होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। तो हम गलत क्रॉपिंग पैटर्न को करते हैं, है ना, जिससे जमीन का उपजाऊपन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कॉजेस है लॉस ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब ऐसी वनस्पति का नुकसान
जो डिफोरेस्टेशन से हुई हैं। अब एक पेड़ दूसरे पेड़ को भी सपोर्ट देता है, लेकिन हमने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने धड़ 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 पेड़ काटने शुरू कर दिया। ठीक है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग और ओवर ग्रेजिंग, जानवरों को ज्यादा चराना। एनक्रोचमेंट करना फॉरेस्ट की लैंड पे, मतलब घर बना लेना। फिर जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। घरों के अंदर समरसीबल जैसी बड़ी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं आजकल, वहां से धड़ धड़ जब चाहो बटन दबाओ पानी बहुत सारा आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर। वो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि उसकी रिचार्ज कैपेसिटी से ज्यादा तुम पानी निकाल रहे हो, जितना जमीन के अंदर डेली आ रहा है उससे ज्यादा निकाल रहे हो। और पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कारण है। गरीबी की वजह से इंसानों पे सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, वो क्या करते हैं पेड़ काट के उसको एज अ कुकिंग फ्यूल यूज कर लेते हैं, चूल्हे में लकड़ जला देंगे और खाना पका लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी है। फिर नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल को बचाने के जो मेजर्स हैं हम उसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। दिस वन इज द वेरी वेरी खतरनाक रीजन। लाइक हम वाटर हार्वेस्टिंग को सब लोग नहीं मान रहे भाई, मानना चाहिए। तो दीज आर द कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। आप कोई 4 रीजन इसमें से याद रखो, इतना ही लंबा क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा नहीं बन सकता। चलो जी, आपको अगला एक क्वेश्चन बताता हूं। देखो जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है आपको जो बताऊंगा। दोस्तों देखो, एक वर्ड यहां पर यूज किया है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है खुशियां, वेलफेयर। वेलफेयर, खुशियों के चक्कर में, खुशियां कब हो रही हैं दुनिया को? आजकल दुनिया में हर एक कंट्री अपने देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में लगी हुई है। प्रोडक्शन यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, यानी जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में, ग्रोथ करने के चक्कर में। उस ग्रोथ को करने के चक्कर में वो इतने रिसोर्स को कंज्यूम कर चुकी है फैक्ट्री के अंदर, या तो रिसोर्स वेस्ट भी हो रहे हैं और वो जहरीली गैस, जहरीले धुआं निकाल के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी कर रहे हैं। तो हम अपनी खुशियों के चक्कर में रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और हम फंस गए हैं एफ्लुएंस के जाल में, ट्रैप में, मतलब खुशी वाले जाल में। वो थे ना, तुमका का बताए भैया हमरा हाल का है, निकले थे हम हलवा खाने पर मुंह ही जल गया है, धिन तक था ओ खाई के ना। गाना है ना, कैसा गाना है? चलो उस बात को छोड़ो, उससे कनेक्ट करता हूं। वो हलवा खाने गया था लेकिन मुंह जला लिया। तो यहां पर हर एक कंट्री जीडीपी को बढ़ाने में लगी है लेकिन एक जाल में फंस रही है। जाल क्या है? हम रिसोर्सेज को कुछ ज्यादा ही फास्टर स्पीड से कंज्यूम कर रहे हैं। हमारा जो रिसोर्स को कंज्यूम करने का जो पैटर्न है वो खराब होता जा रहा है, ठीक है ना। हमें उसकी स्पीड को ध्यान रखना चाहिए। तो यार यहां से क्वेश्चन बनता है एफ्लुएंस ट्रैप का। ये लो जी, आपके लिए स्पेशली हाजिर किया जाता है एफ्लुएंस ट्रैप को। आता है क्वेश्चन, व्हाट इज एफ्लुएंस ट्रैप? तो लिखा है विद एफ्लुएंस यानी इकोनॉमिक वेलबींग, खुशियां, इसको लिखा भी है, और इकोनॉमिक वेलबींग। एफ्लुएंस के साथ साथ मोर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप। यूज्ड अप का मतलब होता है खत्म, कॉजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कहां हो रहा है बाबू? ऐसा ज्यादातर अमीर अमीर देशों में हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में। ज्यादा माल मसाला, पैसा ज्यादा है उन पे। वो जिम्बाब्वे या इंडिया या श्रीलंका या पाकिस्तान, ईरान, इराक, थाईलैंड जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देकर इनके रिसोर्स खरीद लेती है। हम खुश तो बहुत होते हैं कि हमारे देश के अंदर एप्पल फोन बन रहे हैं, हम खुश तो बहुत हो रहे हैं कि फॉरेन कंपनी का प्लांट हमारे देश में लगा है। क्या आपको पता है वो तो पैसा देके लग गया, लेकिन रिसोर्स जो है, नेचुरल रिसोर्स, वो हमारे देश के यूज कर रहे हैं, नहीं? तो ओवरऑल जो रिच कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बहुत फास्टर स्पीड से हाई लेवल ऑफ रिसोर्स को कंज्यूम कर रही है। हाई लेवल ऑफ रिसोर्स को कंज्यूम नहीं कर रही, मतलब रिसोर्स को बहुत हाई लेवल पे कंज्यूम कर रही है। तो ये खराब पैटर्न बना हुआ है जिससे फास्ट स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी जल्दी खत्म भी हो रहे हैं। गलत बात है। दिस इज कॉल्ड एफ्लुएंस ट्रैप। और दोस्तों बोलते हैं एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम है उसकी एक डाइकोटोमी है। डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है? डाइकोटोमी का मतलब होता है 2 पार्ट्स। ये क्वेश्चन बच्चे जनरली एनवायरमेंट का चैप्टर पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन करते ही नहीं है, ये पेपर में आ जाता है। डाइकोटोमी का मतलब 2 पार्ट। एनवायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम बेसिकली 2 पार्ट की वजह से आ रही है, 2 चीजों की वजह से। एक चीज का नाम है गरीबी। गरीबी की वजह से धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हैं, जंगल की जगह पे घर बना रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं। दूसरा एफ्लुएंस, मतलब खुशियां प्राप्त करने के चक्कर में, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में हम रिसोर्सेज को बहुत फास्टर स्पीड से कंज्यूम कर रहे हैं। दिस वन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखना।
अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, चैप्टर का नाम इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इन्वायरमेंट का पोर्शन खत्म हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आते हैं। छोटा सा पोर्शन है इसका, छोटा सा पोर्शन है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? मेंटेनेबल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो मेंटेन रहे हमेशा तक। और डेवलपमेंट हमेशा तक मेंटेन कैसे रहेगी? तब मेंटेन रहेगी जब हम चीजों को, रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम भी उसको इस्तेमाल कर पाएं और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको इस्तेमाल कर पाएं। यानी जैसे बढ़िया तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो आपके बच्चों को, आपके पोता पोती, पड़ पोता पोती, उनके भी पोता पोती, उन सबको यूज करने को मिलेंगे रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, यानी उनकी नीड्स के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो ऐसा अगर डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लिखी भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जिसमें हम क्या देखते हैं? मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जिसमें अभी की जनरेशन की नीड तो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। यानी हम फ्यूचर जनरेशन की भी, उनकी खुद की नीड्स को मीट करने की एबिलिटी को खात्मा नहीं कर सकते। मतलब रिसोर्स उनके लिए भी बचा के रखेंगे, जब वो रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे तो अपनी नीड्स को भी मीट कर पाएंगे। ओके, रिपोर्ट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसकी कुछ स्ट्रैटेजी बताओ बाबू। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या स्ट्रैटेजी है? नंबर 1 पे लिखा है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आप नॉन कन्वेंशनल मतलब लेटेस्ट स्टाइल के जो रिसोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, उसको यूज करो। लेटेस्ट स्टाइल के कौन से हैं बाबू? देखो, बिजली बनाने की बात करते हैं। कोयले से बिजली बनती है, इसको बोलते हैं थर्मल पावर। जब कोयले से बिजली बनती है ना, तो कोयला जलाया जाता है, कोयले से कार्बन निकलता है, उससे फिर ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर में भी नुकसान, बहुत कुछ होता है। तो फिर पानी से बिजली बनाई गई। पानी के बाद फिर तुमने देखा कि बिजली बनाई जा रही है विंड पावर से भी। वो समुद्र के आसपास पंखा लगा होता है, ऐसे बड़े से खंभे में घूमता है गोल गोल, उससे भी बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाई जाती है सूरज से, सोलर पैनल लगे होते हैं घरों के ऊपर, वो सूरज की किरणों से बिजली बनाई जाती है। और मैं आपको बताऊं, जो बेंगलोर के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, चिन्ना स्वामी शायद ये नाम है स्टेडियम का, वो पूरा ही सोलर पैनल से बना हुआ है। मतलब कोई कोयला कंज्यूम नहीं हो रहा, कोई नदी के ऊपर डैम नहीं बनाया जा रहा, सीधा बिजली बन रही है ना। तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल करो, विंड एनर्जी का यूज करो, सोलर एनर्जी का यूज करो, जे जहां तक हो सके तो बढ़िया है। अब सूरज तो हमेशा के लिए रहेगा, तो आने वाली जनरेशन को नुकसान भी नहीं होगा। फिर थोड़ा क्लीनर फ्यूल्स को यूज करो, जैसे कि हम पेट्रोल का यूज गाड़ी चलाने के लिए करते हैं तो लिमिट में करना चाहिए, और पेट्रोल का यूज लिमिट को छोड़ो, वो क्लीनर फ्यूल नहीं है, वो पॉल्यूटिंग फ्यूल है, उसकी जगह हमें यूज करना चाहिए सीएनजी। अब तो सीएनजी से भी बढ़िया टेक्निक आई है इलेक्ट्रिक से भी बढ़िया आ गई अब हाइड्रोजन से जो बसेस चल रही हैं वो ना के बराबर पोल्यूशन करती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट बनाओ। ये क्या होते हैं? देखो, जो पानी से बिजली बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर, और यहां हाइडल है ना, तो पानी की बात हो रही है। ऐसा जो माउंटेन वाला एरिया होता है, वहां पर ऑटोमेटिकली प्राकृतिक नेचर की तरफ से झरने बह रहे हैं, है ना, जैसे कि कैंपटी फॉल, नीर फॉल, बहुत सारे फॉल हैं। तो यार यहां पर तुम छोटा छोटा प्लांट लगा के बिजली बनानी शुरू कर दो, क्योंकि हम तो नदी है ना, जैसे गंगा नदी है, बहुत बड़ी नदी है, उसमें पहले नदी का पानी रोकेंगे, फिर वहां डैम बनाएंगे, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, फिर वहां बिजली बनेगी। यार नेचर का ऑटोमेटिकली पानी गिर रहा है भाई पहाड़ से, छोटा छोटा प्लांट लगाओ, छोटा छोटा मतलब मिनी, तो मिनी हाइडल प्लांट लगाते चलो, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी, आपको फिर इतना कोयला वगैरह जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस पे ध्यान दो। जो हमारे दादा परदादा पूर्वज लोग जैसे खेती करते थे या रिसोर्सेज को यूज करते थे, थोड़ा उन पे ध्यान दो। वो केमिकल का यूज ज्यादा नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब केमिकल लेस फार्मिंग है, ठीक है ना, विदाउट केमिकल वाली फार्मिंग पे ध्यान दो भाई, इन चीजों पे, ठीक है, तो हमेशा के लिए बना रहेंगे। यूज ऑफ बायो कंपोस्ट को यूज करो। बायो कंपोस्ट का मतलब उन चीजों को यूज करो जो बायोलॉजिकल कंपोस्ट कर दे चीजों को। जैसे कि मैं आपको बताऊं,
आजकल केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइजर का, है ना, उसको मत यूज करो। गाय का गोबर बायोलॉजिकल है ना, वो गाय का गोबर मतलब काऊ डंग यूज करो। और आजकल तुम्हें पता नहीं है, तुम शायद अचंबा फील करोगे, केंचुए होते हैं, केंचुए, केंचुओं को खेतों में छोड़ देते हो, वो भी डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, वो भी खेतों की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसको ध्यान रखो। फिर कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, बायोपेस्ट को कंट्रोल करो। पेस्ट का मतलब टिड्डी दल, जैसे बिजली कह रहा हूं, इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, एक होता है टिड्डी दल, हवा में ही पूरे खेतों की फसलों को खत्म कर देता है। तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड भी केमिकल होता है। ये केमिकल को अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में ही हम सूंघ भी लेना तो हमारी बॉडी भी खराब हो सकती है, इतने नुकसानदायक होते हैं। तो इसकी जगह पर आप क्या करो, ऐसे पक्षियों को पलने दो जो इनको वैसे ही खत्म कर दे, कीड़ों को भी और पेस्ट को भी। कौन कौन से पशु पक्षी? उल्लू, उल्लू पता है रात भर पहरेदारी करता है खेत में, वो भी कीड़े मकोड़े खा जाता है। फिर मोर, मोर, मोर भी यही खाता है, इंसेक्ट्स वगैरह। कोई मोर की शक्ल देख के बोल सकता है ये सांप खाता होगा? किसी की शक्ल पे मत जाना, मोर देखो सांप खाता है, कितनी हैरानी वाली बात है ना। लेकिन खेतों की रक्षा करता है, कोई बात नहीं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो हमारा अनसस्टेनेबल पैटर्न है कंजम्पशन और प्रोडक्शन का, जैसे कि रिच कंट्रीज के अंदर हम एफ्लुएंस के चक्कर में बहुत फास्टर स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते जा रहे हैं, ये पैटर्न जो है ये बहुत अनसस्टेनेबल है, इसको चेंज करना होगा, इंप्रूव करना होगा। और जो कूड़ा कचरा फैला रहे हो उसको रिसाइकल करने की कोशिश करो। इसमें से कोई भी 4 से 6 पॉइंट याद हो जाए तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। यही नहीं है, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग कंटेंट भी लिखा हुआ है, वो भी आपके काम आ सकता है। मतलब जिस हिसाब से मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, इससे थोड़ी सी अलग हेडिंग भी हो सकती है आपकी बुक के अंदर, जो शायद आपके पास संदीप गर्ग हो, टी.आर. जैन हो, आई.सी. डिंगरा हो, राधा बहुगुणा हो, सुभाष डे हो, कोई भी ऑथर की बुक आपके पास हो, चाहे आप ऑसवाल से पढ़ रहे हो, चाहे यूलाइक से पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, कंटेंट दमदार है, जो पढ़ाया है आपके काम की चीज पढ़ाई है, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। अब एक पॉइंट बताता हूं जो पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना जरूरी है। जब हम बात कर रहे थे एनवायरमेंट की, तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, उत्तराखंड की एक जगह है चमोली, चमोली जिला। इस जिले में 1973 में एक चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया, यानी चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया। चिपको का मतलब होता है हग, हग मतलब हगना नहीं है, हग का मतलब गले लगाना है, ठीक है, हग द ट्री। तो ये पेड़ को गले लगा लेते थे। कोई अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, डिफोरेस्टेशन करने की कोशिश करता था तो लोग पेड़ पे चिपक जाते थे, बोलते थे पेड़ को काटने से पहले मुझे काटना होगा, कातिया अब तू नहीं काट पाएगा पेड़ को। ठीक है, तो मजाक था, मतलब पेड़ को कटने से बचाने के लिए लोगों ने पेड़ पे चिपकना शुरू कर दिया। बहुत सही चीज थी। और 10 साल बाद 1983 में कर्नाटका में ऐसा ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको बोलते थे अपिको मूवमेंट। अपिको का मतलब हगिंग ही होता है, मतलब गले लगाना होता है, बस ये साउथ की लैंग्वेज है, वो नॉर्थ की लैंग्वेज है। और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है चिपको मूवमेंट कहां स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड में। अपिको कहां स्टार्ट हुआ? कर्नाटका में। ईयर कौन सा है और पर्पस क्या था? एनवायरमेंट यानी ट्रीज को सेव करना। दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, एफ्लुएंस ट्रैप, एनवायरमेंटल क्राइसिस और डाइकोटोमी। डाइकोटोमी बताया था ना, पॉवर्टी और एफ्लुएंस दोनों आते हैं। फिर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज, ये कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। और तुम्हें लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे फैक्ट्स वहां से आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। जो भी क्वेश्चन कराए हैं ये प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी में कुछ अलग क्वालिटी के क्वेश्चन दिए हुए, जैसे कि ये कहता है 2 एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल का मतलब इंस्टांस, किस चीज का? एक इन्वायरमेंटल रिसोर्स का ओवरयूज और एक इन्वायरमेंटल रिसोर्स का मिसयूज। आपके सामने क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ये इतनी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ये चीजें आपके लिए डाउनलोड भी हो जाएगी। विश्वास बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे आप जा सकते हो, इसकी वीडियो को डाउनलोड कर लो और मल्टीपल टाइम्स जितना आप चाहो उतना देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुद्दे की बात ये कि ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टीचर नोट्स की फॉर्म में। नोट्स वाले सेक्शन में जाके क्लिक करोगे, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कुछ और दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बाबू कमेंट सेक्शन में बता दो। अपना रिश्ता बना रहे, बस स्टूडेंट्स के साथ यही है कि जो मैं कंटेंट कराता जा रहा हूं वो आपके काम आता रहे, और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, जब आप ये डाउनलोड करोगे तो इस पीडीएफ के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिलेंगे, वो भी आपके काम में आएंगे, आपकी हो जाएगी फिर ज्यादा बल्ले बल्ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।